Assalamu alaikum student, this is me Hamid Khan and you are watching my channel Universal Pedagogy. Student, today we will learn about pancreas. What is pancreas? Student, pancreas gastrointestinal tract में vital role play कर रहा होता है। अगर हम इसके functions देखें, gastrointestine यानी कि digestive system में vital role play कर रहा होता है और इसके साथ साथ जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में पेनक्रियाज वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पेनक्रियाज के सबसे पहले पेनक्रियाज की पोजीशन देखेंगे। पेनक्रियाज मैदे के साथ जहाँ जिस हिस्से में जिसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में इस जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के 3 हिस्से होते हैं। जिसे फर्स्ट वन हिस्से को हम कहते हैं हेड, इस हिस्से को हम कहते हैं हेड। इसके बाद इस हिस्से को हम कहते हैं बॉडी एंड थर्ड वन इज टेल। द ब्रॉड पोर्शन, जो ब्रॉड पोर्शन है पेनक्रियास का, वो पोर्शन जो है ड्यूडीनम यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जो पाइलोरिक एंड मैदे के साथ अटैच होता है, वहाँ पर जो ये हेड पोर्शन जो है ये ड्यूडीनम के साथ अटैच होता है और इस हिस्से को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक में ये अटैच होता है स्टमक के साथ, ड्यूडीनम पोर्शन के साथ एपिगैस्ट्रिक में। एपिगैस्ट्रिक के साथ जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट ले होता है यानी कि बॉडी पार्ट मौजूद होता है पेनक्रियास का बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे यानी कि मैदे के पीछे जो है बॉडी पार्ट मौजूद होते हैं। और अगर हम टेल की बात करें तो टेल लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी कि जो उल्टा साइड है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट किडनी के बराबर और स्प्लीन के साथ किडनी जो है अटैच होती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन में क्या होते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड एपिगैस्ट्रिक के अलावा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड द हेड पार्ट, जो हेड है, जो ब्रॉड पार्ट है, वो ब्रॉड पार्ट अटैच होते हैं ड्यूडीनम के साथ। सो हम कह सकते हैं कि हेड इज अटैच विद ड्यूडीनम। ड्यूडीनम के बाद बॉडी पार्ट जो होता है, बॉडी पार्ट मैदे के पीछे होते हैं बिहाइंड द स्टमक। बॉडी पार्ट का होते हैं बिहाइंड द स्टमक। इसके साथ साथ जो टेल है, टेल कहाँ पर होते हैं, टेल होते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यानी कि हमारे उल्टे साइड पे डायफ्राम के नीचे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन नियर लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी के बराबर और स्प्लीन के बिल्कुल करीब टेल जो है ये सिचुएटेड होते हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने पेनक्रियास की पोजीशन को स्टडी की। अभी हम इसके साइज को स्टडी करेंगे कि साइज कितना होता है। स्टूडेंट, 12 to 15 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सिमल साइज ऑफ पेनक्रियास। 12 to 15 सेंटीमीटर यानी कि 5 to 6 इंच जो है इसका साइज होता है। 12 to 15 सेंटीमीटर ये पेनक्रियास का साइज होता है, क्योंकि ये जो हमारे स्टमक जिस हिस्से में है उसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है ड्यूडीनम के साथ जो अटैच होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं हेड। ये हेड ड्यूडीनम के साथ अटैच होता है। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट मैदे के पीछे होता है बिहाइंड द स्टमक। इसके साथ साथ जो टेल पोर्शन है, टेल पोर्शन कहाँ होता है, टेल पोर्शन जो है ये सिचुएटेड होता है लेफ्ट किडनी के पास यानी कि इंटेस्टाइन्स और जो पेरिटोनियम कैविटी है इसके अंदर लेफ्ट किडनी के बिल्कुल करीब और स्प्लीन के बिल्कुल पास ही जो है ये टेल पोर्शन ऑफ पेनक्रियास वाक़ होता है। इसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें तो 12 to 15 सेंटीमीटर ये अप्रॉक्सिमल 5 इंच to 6 इंच जो है ये इसका साइज़ है। अभी अगर हम बात करें वेट की कि कितना वेट होता है पेनक्रियास का, अप्रोक्सिमल वेट जो होता है पेनक्रियास का, इट इज़ अबाउट 60 ग्राम। 60 ग्राम। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू शो द एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास की अगर हम एनाटॉमी देखें तो पेनक्रियास जो है ये अटैच होते हैं लीवर के साथ।
और अटैच जो पोर्शन है जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होते हैं? बाइल डक्ट बेसिकली अराइज फ्रॉम राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इसके बाद लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से जो बाइल आते हैं वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के जरिए फिर वो बाइल आ जाते हैं ड्यूडेनम में, जहाँ पर फैट्स की एमल्सिफिकेशन होती है, यानी कि फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है ड्यू टू बाइल। बाइल की सिक्रीशन की वजह से फैट्स की मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहती है। इसके अलावा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे जो पेनक्रियास के साथ अटैच्ड ऑर्गन है, यानी इनके साथ जो जुड़े हुए ऑर्गन है, उन ऑर्गन को हम पहले स्टडी करते आइए। लीवर क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर को हम लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं बॉडी के, क्योंकि यहाँ पर जो है लार्ज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये तमाम रिएक्शंस जो होते हैं ये लीवर के अंदर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, लीवर से क्या होता है, जब 120 डेज बाद आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है, तो आरबीसीज जो है वो आयरन में और इसके अलावा अमाइनो एसिड और बाइल में टूट जाते हैं। वो बाइल क्या होता है, लीवर में जब दाखिल हो जाते हैं, तो बाइल लीवर में दाखिल होने के बाद राइट हेपेटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड राइट हेपेटिक डक्ट के जरिए और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के जरिए ये बाइल जो है लीवर से ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट लीड्स टू द बाइल इनटू द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में, ये सिस्टिक डक्ट कहलाते हैं, सिस्टिक डक्ट में बाइल जो है ये रीच हो जाते हैं, बाइल पहुंच जाते हैं, इट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में बाइल पहुंचने के बाद ये बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं। ये बाइल जो है ये टेम्पररी स्टोर हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, और अब जो बाइल है इसकी स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होती है, और इसके बाद ये गॉल ब्लैडर से स्टोर फॉर्म में रिलीज होते हैं। गॉल ब्लैडर से जब वापस रिलीज होते हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए रिलीज होते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट लीड्स टू द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इस पोर्शन को हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर दो डक्ट जो है कंबाइन हो जाते हैं, एक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट का है और एक डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट का है, जहाँ से सिक्रीटरी जो गैसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाज जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम इसको बाद में स्टडी करेंगे, तो ये अटैच हो जाते हैं। जब बाइल पहुंचता है ड्यूडेनम के पोर्शन में, तो ड्यूडेनम में जो फैट्स होते हैं जो स्टमक में बोलस की शक्ल में जो डाइजेशन होती है, और ये स्टमक से जो पायलोरिक एंड है, इस पायलोरिक एंड में पहुंचने के बाद जो फैट्स होते हैं उन फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। बात क्या होगा इसके बाद, ये तो कॉमन वे था बाइल डक्ट के लिए और पैनक्रियाटिक डक्ट के लिए, तो इसे हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट और एम्प्यूला। तो ये ऑर्गन्स थे जो पेनक्रियास के साथ अटैच थे। अभी हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियास, यानी कि पेनक्रियास की हम ग्रोज एनाटॉमी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें पेनक्रियास के अंदर क्या है, दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड्स हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अदर वन को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, द पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से मुख्तलिफ हार्मोनल सिक्रीशन होती है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म्स को मेंटेन रखती है। सबसे पहले हम यहाँ एनाटॉमी पढ़ेंगे, ग्रोस एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास। सपोज कर रहे हैं कि हम इस पोर्शन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मौजूद होते हैं एक्टिनर सेल्स, ये वह हैं, और इसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट। इस वे को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ा होता है। स्टूडेंट, ये वाला डक्ट है ब्लू के साथ जो मैंने लिखा हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, वो सेल्स
जो गैसेस, ये एंजाइम्स जो गैस्ट्राइटिस एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर द स्पेशल सेल विच इज कॉल्ड एक्टिनाई। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम एक्टिनाई सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये सेंट्रल डक्ट में डिवाइड होता है, और सेंट्रल डक्ट में क्या मौजूद होते हैं? सेंट्रल डक्ट में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं एक्टिनल सेल्स। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनल सेल्स। एक्टिनल सेल्स का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, इन सेल से क्या प्रोड्यूस होते हैं? इन सेल से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस सेल प्रोड्यूस एंजाइम्स, और इन सेल को हम कहते हैं एक्टिनल सेल्स। दिस सेल आर कॉल्ड एक्टिनल सेल। एक्टिनल सेल और एक्टिनाई। एक्टिनल सेल्स के बीच में ये सेंट लोब्यूल्स होते हैं। पैनक्रियाज में स्मॉल लोब्यूल्स होते हैं, और उस स्मॉल लोब्यूल्स में क्या मौजूद होते हैं? स्मॉल लोब्यूल्स में एक्टिनल सेल्स होते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेक्रेटरी सेल होते हैं, यानी कि ये जो एंजाइम से एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एंजाइम सेक्रेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इन सेल से एंजाइम सेक्रेट होता है, और सेक्रेट होने के बाद सेंट्रल डक्ट, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रल डक्ट। सेंट्रल डक्ट से जो एक्टिनल सेल्स जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम्स कलेक्टिवली सेंट्रल डक्ट में आ जाते हैं, और सेंट्रल डक्ट में आने के बाद ये एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस होते हैं टर्मिनल डक्ट में। स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट के बाद ये एंजाइम्स जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, रीच हो जाते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये एंजाइम, दिस डक्ट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट के बाद ये एंजाइम्स रीच हो जाते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में एक तरफ से हेपेटिक यानी कि लीवर से जो डक्ट आया होता है, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है ये जॉइंट हो जाते हैं, और एक दूसरे तरफ से पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल्स की, तो ये मल्टीपल सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल्स जो हैं ये एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इन सेल्स को हम सेक्रेटरी सेल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर था, ये एक्टिनाई का स्ट्रक्चर था। एक्टिनाई के स्ट्रक्चर को हम दोबारा अगर पढ़े, एक्टिनाई सेल्स जो होते हैं ये सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंजाइम जो तमाम एक्टिनल सेल से एंजाइम कलेक्टिवली ड्रेन हो जाते हैं सेंट्रल डक्ट में, और सेंट्रल डक्ट में ये जो एंजाइम्स है सेंट्रल डक्ट से फाइनली टर्मिनल डक्ट में पहुंचते हैं, और टर्मिनल डक्ट के बाद ये पैनक्रियाटिक डक्ट पे पहुंचते हैं। सो वी कैन से जो एंजाइम है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन पैनक्रियास, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज में सबसे पहले एक्टिनल सेल से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं सेंट्रल डक्ट में। सेंट्रल डक्ट के बाद ये एंजाइम रीच होते हैं टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट के बाद ये पैनक्रियाटिक डक्ट में पहुंचते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट के बाद ये पहुंचते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के बाद ये फाइनली रीच हो जाते हैं ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम के बाद ये एंजाइम जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो भी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, वो एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन यानी कि वाइटल रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट,
ये हम बात कर रहे थे सिंगल एकिनल सेल्स की, सिंगल लोब्यूल्स की। एक लोब्यूल्स को हमने यहाँ पे, इस एक लोब्यूल्स को हमने यहाँ पे इसकी ग्रूज एनाटॉमी की कि इसके अंदर क्या होते हैं और इनके जो सेक्रेटरी सेल्स है ये एंजाइम्स किस तरह सेंट्रल डक्ट में, यानी कि जो इनका सेंट्रल डक्ट होता है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में कैसे रीच आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास था, यानी कि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास था। अभी हम एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास को पढ़ेंगे। एंडोक्राइन में क्या होते हैं? एंडोक्राइन में इसी सेल्स के पास अराउंड द एकिनल सेल्स के अराउंड क्या होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ जजीरे होते हैं जिसे हम आइसोलेट्स कहते हैं। और इस आइसोलेट्स के पास क्या होते हैं? इस आइसोलेट्स के पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लड्स की सप्लाईज जो हैं वो कैरीज होते हैं। स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन पैनक्रियास। Within the endocrine pancreas, there are special kind of group of cells or tissues which is called isolates of Langerhans. Student, this is called central duct. और central duct में ये जो lobules होते हैं जिसे हम कहते हैं acinar cells, these are called acinar cells. Acinar cells के around special kind of isolate पाए जाते हैं, जजीरे पाए जाते हैं जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। Around the acinar cell there are special kind of cells स्टूडेंट। इस हिस्से को हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस में क्या होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं और उस सेल्स का के नाम क्या है? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स। ए स्टैंड फॉर अल्फा सेल, B स्टेट फॉर बीटा सेल्स एंड D स्टेट फॉर डेल्टा सेल। स्टूडेंट्स इसके जो सेल्स होते हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली सर्कुलेट होते हैं ब्लड में। डायरेक्टली जो है ये सर्कुलेट हो जाते हैं ब्लड में। पैनक्रियाटिक डक्ट में ये सेल्स जो हैं ये डायरेक्टली सर्कुलेट नहीं होते, ना ही डायरेक्टली मूव करते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली ब्लड्स में स्प्लीनिक आर्टरी हो गया, इसके अलावा हेपेटिक आर्टरीज हो गया और एब्डोमिनल एबोटा, इसमें डायरेक्टली ये ब्लड, ये जो हार्मोन्स हैं ये डायरेक्टली सर्कुलेट हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि हम फिजियोलॉजी को भी पढ़ेंगे पैनक्रियास की। स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें पैनक्रियास, जो एक्सोक्राइन पैनक्रियास है, एक्सोक्राइन पैनक्रियास का काम क्या होता है? एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो है प्रोड्यूस करते स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स विच इज कॉल्ड अमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन एंड केमोट्राइप्सिन। स्टूडेंट ये एंजाइम्स जो है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियास से। एक्सोक्राइन पैनक्रियास एंड स्टूडेंट्स ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास में कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एकिनल सेल से। एकिनर और एकिनाई सेल्स, these are the structure of, it is a structure of एकिनल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियास में स्पेशल काइंड ऑफ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसे हम एकिनल सेल्स कहते हैं और डायग्राम मौजूद है। स्टूडेंट इसके बाद के अमाइलेज, अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। ह्यूमन बॉडी में ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन,
प्रोटीन की डाइजेशन होती है एंड कीमोट्राइप्सिन आल्सो डाइजेस्ट प्रोटीन। स्टूडेंट ये फंक्शन था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन है ये उसका फंक्शन था। अभी हम एंडोक्राइन का फंक्शन पढ़ेंगे। एंडोक्राइन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन्स में मैंने आपको पहले बताया कि 3 किस्म के सेल्स होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सोक्राइन जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन में एंडोक्राइन pancreas. Within the endocrine pancreas, there are special kind of hormone secretory cells. The first one is called alpha cell. अल्फा सेल्स का काम क्या होता है? अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, इट प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, it is a kind of hormone. Second one is beta cell. Beta cell produce insulin, and the third one is delta cell. Delta cell produce somatostatin. Now अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेंस, ये वो सेल्स होते हैं जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस यानी कि एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस के टिश्यूज़ में ये सेल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है? ह्यूमन में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स की अगर हम देखें, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है विच इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के एक्शन में जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से हार्मोनल सिक्रीशन होती है और उस हार्मोनल सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। स्टूडेंट, इंसुलिन क्या करेंगी? जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया लेवल में ग्लूकोज जो मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजिन में, एंड ग्लाइकोजिन इज कॉल्ड रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोजिन में इसको कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन पेनक्रियास। इंसुलिन इस रिएक्शन को जो है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होता है। और ग्लाइकोजन को कहाँ डिपॉजिट करते हैं? ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करते हैं लीवर में। स्टूडेंट, ये काम कौन कर रहा होता है? ये काम जो ये पेनक्रियास कर रहा होता है। पैनक्रियास ये सेल प्रोड्यूस, ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है बीटा सेल। बीटा सेल इस हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। और इंसुलिन जो है हमारे ब्लड्स में, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, इस ग्लूकोज को जो है ड्रेन करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में और उसको स्टोर करते हैं लीवर में। स्टूडेंट, इसके बाद क्या होते हैं? जब बॉडी को कोई इनपुट यानी कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट लो हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है, उस दौरान क्या होते हैं? इस ग्लाइकोजिन को, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन किस तरह होती है? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है हार्मोनल सिक्रीशन, और वो हार्मोनल सिक्रीशन कौन से सेल कर रहे होते हैं? वो हार्मोनल सिक्रीशन अल्फा सेल कर रहे होते हैं। अल्फा सेल रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसके बाद ये क्या कर रहे होते हैं? ये अल्फा सेल जो है ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और अल्फा सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन। और इसी तरीके के साथ बॉडी में जो है, ब्लड में जो है, ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेंटेन रहती है। स्टूडेंट, ये थी फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ है। अगर ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया है और उस हाइपरग्लाइसीमिया को, उसमें जो ग्लूकोज की लेवल जो बढ़ जाती है ब्लड में, उसको इनकाउंटर करने के लिए बीटा सेल जो है स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसे हम इंसुलिन कहते हैं। जब इंसुलिन की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द डैमेज ऑफ बी सेल्स, जो बीटा सेल्स होते हैं, जब ये सेल डैमेज हो जाते हैं तो इसके नतीजतन पेनक्रियाज में जो है हार्मोनल सिक्रीशन यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है, जिसके
नतीजे में शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीस की बीमारी, जिसे हम आम ज़बान में डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी जो है ये अमूमन जो है बीटा सेल यानी कि जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन की बंदिश की वजह से ये बीमारी कॉज होती है। और जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन होता है, वो एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल क्या कर रहे होते हैं, बीटा सेल जो है वो फेल हो जाते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन में। तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में हाई लेते हैं, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल रह जाता है। तो इसके लिए हम आर्टिफिशियली ड्रग्स दे रहे होते हैं, या आर्टिफिशियल जो इंसुलिन होते हैं, उस इंसुलिन के ज़रिए हम जो डायबिटीज़ मेलिटस है उनके जो पेशेंट्स होते हैं उसको नॉर्मल रेंज पे लेके आने के लिए इंसुलिन को जो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज होती है, मॉडरेट रेंज होती है, उसको लेके आने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन को इंजेक्ट किए जाते हैं, तब जाके ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस लेक्चर को आसानी के साथ गेन किया होगा। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। शुक्रिया।